जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। यह क्वेश्चन मैं कल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, काफ़ी कम लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अधिक से अधिक लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जीडीपी में 6% खर्च होगा। तो ये प्रोविज़न किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि जीडीपी का 6% एजुकेशन यानी शिक्षा पे खर्च किया जाए। यह प्रस्ताव सबसे पहले किस समिति ने सिफारिश किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रस्ताव जो है सबसे पहले भारत में सबसे पहले इस प्रस्ताव को किस समिति ने सिफारिश किया था? ऑप्शन ए है कोठारी समिति, ऑप्शन बी है रंगराजन समिति, ऑप्शन सी है मोहन रेड्डी समिति, या ऑप्शन डी है के कस्तूरी रंजन समिति। इसका जवाब जरूर हमें कमेंट सेक्शन में दे। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। महाराष्ट्र में तबाही मचा के गुजरात के तट से टकराया टॉक्टे। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं 2-3 दिन से लगातार कि टॉक्टे तूफान भारत में आई हुई है, और यह तूफान का नाम जो दिया गया था आपको म्यांमार के द्वारा। 2-3 दिन पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में कि किस तरह से जो है किसी भी तूफान का नामांकन किस तरह से किया जाता है। हमारे पास 169 नेम है तूफान का, और उसका नामांकन किस तरह से किया जाता है हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए, आपको जो अपने ज्योग्राफी की बुक है उससे जाकर के देखें, वहाँ पे दिया हुआ है कि चक्रवात का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये आपके स्टैटिक्स पोर्शन का पार्ट है, राइट। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, उससे जाकर के पढ़ें। अगर कोई न्यूज़ दिख रहा है तो उस न्यूज़ को किस तरह से आप अपने स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करें, ये इसी तरह से किया जाता है। जैसे मान लो कोई न्यूज़ चर्चा में है, इस न्यूज़ से रिलेटेड क्या है? इस न्यूज़ से रिलेटेड है कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात किस तरह से फॉर्मेट होता है। तो ये चीज़ आपने स्टैटिक बुक से जाकर के पढ़ लें, और यही रिलेवेंस होता है पेपर पढ़ने का। नारद स्ट्रिंग मामले को लेकर के बंगाल की सियासत गर्म। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इस जो स्ट्रिंग है इसकी जांच कर रहा है सीबीआई, तो सीबीआई हमारे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट संस्था रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में भी सीबीआई इम्पोर्टेंट थी, वर्तमान में भी सीबीआई इम्पोर्टेंट है, और लगभग क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। सीबीआई के बारे में सबसे पहले तो ये जानो कि सीबीआई, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सीबीआई होम मिनिस्ट्री के तहत आता है या प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीबीआई ना तो होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के तहत आता है, और ना ही यह प्रधानमंत्री कार्यालय ऑफिस के तहत काम करता है। यह जो काम करता है ये करता है कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है, डीओपीटी। कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन सीबीआई काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए, और यूपीएससी नॉर्मली यही आपको ट्रैप कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखो कि सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था। ना तो संविधान में इसका कहीं जिक्र है, तो ये संवैधानिक नहीं हुआ, और ना ही संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इसका स्थापना हुआ है, इसलिए ना ये सांविधिक संगठन हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ। ना तो ये लीगल संस्था है, ना संवैधानिक संस्था। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि सीबीआई को आखिर शक्ति कैसे प्राप्त है, सीबीआई कैसे किसी जगह जांच करती है। तो सीबीआई को जो शक्ति प्राप्त है वो है DSEA, दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो है 1946 के द्वारा सीबीआई को शक्ति प्राप्त है। यानी वर्तमान में सीबीआई जो भी जांच करती है, तो वो जांच करने की शक्ति आपको दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा सीबीआई को प्राप्त है। वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन भारत के रक्षा से संबंधित गंभीर अपराध, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन, सामाजिक अपराध, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी आदि के अन्वेषण के लिए 1963 में सीबीआई की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया था। सीबीआई इंटरपोल के एक सहयोगी के रूप में काम करती है। यानी अगर इंटरपोल को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए भारत से, तो वो सीबीआई से कंसर्न करेगा, सीबीआई से कंसल्ट करेगा। और इसी तरह से सीबीआई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर इंटरपोल से विश्व लेवल पे, तो वो इंटरपोल से कनेक्ट करेगा, राइट। अब देखो सीबीआई द्वारा अन्वेषण के मामले, सीबीआई किस मामले को इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? तो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है।
आर्थिक अपराध को लेकर के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, विशेष अपराध को लेकर के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि राज्य के निवेदन पे या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश पे भारतीय दंड संहिता या अन्य कानून के अंतर्गत गंभीर सनसनीखेज और संगठित अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपराध होता है या अंडरवर्ल्ड का मैटर होता है तो सीबीआई वहाँ पे जांच कर सकते हैं। या तो राज्य सरकार अनुरोध करे या तो केंद्र सरकार आदेशित करे या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बोले या हाई कोर्ट बोले, तो ऐसे कंडीशन में सीबीआई जांच कर सकती है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है सामान्य सहमति। इसको लेकर के पिछले वर्ष काफ़ी एडिटोरियल आता था कि सीबीआई की सामान्य सहमति को कई राज्यों ने वापस ले लिया था। सामान्य सहमति क्या होता है? जैसे मान लो अगर सीबीआई किसी राज्य में मान लेते हैं कि जांच करने के लिए जा रही है, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस स्ट्रिंग की जांच जाकर के आप बिहार में कीजिए, तो बिहार में सीबीआई आती है। तो बिहार आने से पहले सीबीआई जो है बिहार सरकार से परमिशन लेगी कि मुझे केंद्र सरकार ने बोला है, मुझे केंद्र सरकार ने आदेशित किया है कि बिहार में इस अपराध के लिए मुझे जांच करना है, आप मुझे बिहार में आने का परमिशन दीजिए ताकि मैं अपना जांच कंप्लीट कर सकूं, राइट। तो किसी भी स्टेट में जाने से पहले सीबीआई उस राज्य से सहमति लेती है। अगर राज्य सहमति दी तो ठीक है, राज्य सहमति नहीं दी तो सीबीआई वहाँ पर जाँच नहीं कर सकती है। तो इसके लिए क्या किया है कि बहुत सारे राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने सीबीआई को आम सहमति दे दी थी कि आपको ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई अपराध की जांच आप हमारे राज्य के क्षेत्र में करते हैं तो आपको हमेशा हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी को कहा गया सामान्य सहमति, यानी आप आइए जांच कीजिए, हमसे परमिशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, हमारी ऑलरेडी आपको पहले से परमिशन है। लेकिन कुछ राज्यों ने इन सहमति को वापस ले लिया था, जैसे मिजोरम, राजस्थान, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल। इन राज्यों ने ये सामान्य सहमति वापस ले लिया। यानी ये राज्य में मान लेते हैं महाराष्ट्र में किसी मैटर पे अगर ये जांच करेगी सीबीआई, महाराष्ट्र के किसी मैटर पे अगर सीबीआई जांच करेगी या मुंबई में किसी मैटर पे सीबीआई जांच करेगी तो सबसे पहले उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सामान्य सहमति दिया था उसे वापस ले लिया, राइट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर परमिशन देगी तभी सीबीआई जांच कर सकती है, अगर परमिशन नहीं देगी तो सीबीआई वहाँ पे जांच नहीं कर सकती है। अब देखो स्वतः संज्ञान के मामले में सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेश में स्वतः संज्ञान लेकर के अपराधों की जांच कर सकती है। यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे सो मोटो ले सकती है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे सो मोटो ले सकती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे सो मोटो ले सकती है। लेकिन अन्य जगह यह सो मोटो नहीं ले सकती हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न याद रख लेना कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सीबीआई को जांच के लिए बोलती हैं, राइट, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर सीबीआई को जांच के लिए बोलती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर सीबीआई को जांच के लिए आदेशित करती है तो ऐसे कंडीशन में किसी भी राज्य से सीबीआई को सामान्य सहमति की जरूरत नहीं है, किसी भी राज्य से कंसेंट की जरूरत नहीं है। वो बिना राज्य सरकार की सहमति के उस राज्य में जाकर के जांच कर सकता है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगी सीबीआई को कि आपको मुंबई में जाकर के किसी मैटर की जांच करनी है तो उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीआई ऐसे कंडीशन में महाराष्ट्र सरकार की परमिशन नहीं लेगी। लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर सीबीआई को निर्देशित करती है कि आपको मुंबई में जाकर के परमिशन लेना पड़ेगा या जांच करना है आपको, तो ऐसे कंडीशन में सीबीआई को सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन ली तभी जाकर के सीबीआई वहाँ पे जांच कर सकती है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया तो सीबीआई फिर मुंबई में जांच नहीं कर पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर और हाई कोर्ट अगर सीबीआई को आदेशित करती है, आदेश देती है, तो ऐसे कंडीशन में सीबीआई को फिर महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक अंतर है। नॉर्मली इसी अंतर से यूपीएससी आपको ट्रैप करता है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रख लेना कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो 2014 में लोकपाल अधिनियम आया था, 13 में आया था, इनफैक्ट 14 में उसको रेगुलेट किया गया है, उसमें सीबीआई की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाने का प्रोविज़न किया गया था। और ये समिति में कौन होंगे? तो विपक्ष के नेता होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित कोई व्यक्ति होंगे, ठीक है।
और साथ ही साथ इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। तो 3 सदस्यीय समिति होती है इसमें, एक तो पीएम होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये तीनों तय करते हैं कि कौन से जो व्यक्ति हैं या कौन से व्यक्ति जो है इस सीबीआई का जो है अध्यक्ष होना चाहिए। और यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा सीबीआई के अध्यक्ष की कार्यकाल 2 वर्ष फिक्स किया गया। एक बार इसको भी देख सकते हैं, कोरोना से जंग में डीआरडीओ की दवा 2DG भी शामिल। तो 2DG ऑफिशियली ये दवा आ चुकी है, अब मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी। ये दवा आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को नियंत्रित करने का काम करेगा। बेसिकली यह एक पाउडर होता है जिसको घोल के आप पी सकते हैं, आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल वो मेंटेन कर देगा। देखो इसको एक बार पढ़ लेना, समय से उठाया गया होता तो सख्त कदम तो जानलेवा ना होता कोरोना वायरस। तो इसमें चूंकि कुछ रिसर्च दिया हुआ, उस रिसर्च के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको पढ़ सकते हैं। WHO ने के अनुसार यदि संक्रमण की दर 5% से कम हुई तो कोरोना की कंडीशन को नियंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र में संक्रमण की दर 16.46% है, केरल में 34% है, पंजाब में 4.81% है, गुजरात में 1.76% है। तो सबसे अधिक संक्रमण की दर है वो वर्तमान में है महाराष्ट्र में। देखो ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। जब राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में आपको पढ़ना होता है तो ADR की रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये संस्था गई है अभी सुप्रीम कोर्ट में, और इन संस्था का कहना है कि निर्वाचन आयोग जो है, यानी चुनाव आयोग जो है, उसके नियुक्ति में हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और उसके नियुक्ति में जो खोट है, उसके नियुक्ति में जो कमी है, वही कारण है कि निर्वाचन आयोग पूर्णतः स्वतंत्र निकाय नहीं बन पाई है। भारत के संविधान में भले ही निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया है, एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है, लेकिन बावजूद इसकी नियुक्ति में जो प्रोविज़न है उसको लेकर के यह स्वतंत्र निकाय नहीं बनाई है, और यही कारण है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रही है। देखो इसको 2-3 कारण से आप समझ सकते हो। कोरोना महामारी के समय में बंगाल का चुनाव 8 चरण में करवाने को लेकर के निर्वाचन आयोग पे संदेह गया हुआ, इस संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कंडीशन में निर्वाचन आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसका 2-3 पॉइंट को लेकर के ये गई है। एक तो ये कहना है इनका कि चुनाव आयोग में नियुक्ति किए जाने के आदेश की मांग किया है, एक कॉलेजियम बनना चाहिए। इनका कहना है कि एक कॉलेजियम बनना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है तो कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश किए गए जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। तो इसी तरह से निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती है। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति के लिए स्पेशल कॉलेजियम बनाया जाना चाहिए, राइट। और दूसरा इनका कहना है कि निर्वाचन आयोग के जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं या निर्वाचन आयोग के जो स्टाफ होते हैं, नॉर्मली वो सरकार के स्टाफ होते हैं। जैसे मान लो DM जो होता है, DM जब चुनाव होगा तो DM जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। DM उस समय में जब चुनाव होता है तो DM उस समय में निर्वाचन आयोग के निर्देश और आदेश के अनुसार काम करता है, राइट। निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई खुद का मशीनरी नहीं है। DM जो हमेशा सरकार के नियंत्रण में काम करती है, वो अचानक 1 महीने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पे काम करती है। तो ऐसे कंडीशन में DM से निष्पक्षता का जो है कह सकते हो निष्पक्षता की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। मान लो एक व्यक्ति जो लगातार 5 वर्ष तक सरकार के नियंत्रण में काम करे और पता चले कि 1 महीने के लिए उसे निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करना है, तो वो व्यक्ति निष्पक्ष हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इनका कहना है, ADR का रिपोर्ट का कहना है, ADR का कहना है कि निर्वाचन आयोग के लिए स्पेशल जो है सदस्य होना चाहिए। निर्वाचन आयोग का अपना जो है कोर कमेटी होना चाहिए। निर्वाचन आयोग का अपना स्टाफ होना चाहिए जो निर्वाचन को संचालित करने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकतंत्र की जो सबसे इम्पॉर्टेंट मांग है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव,
वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसको एक बार देख लें, इसको भी एक बार देख सकते हैं। महामारी के दौर में 1.85 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार है। तो एक बार देख सकते हैं, डाटा है कि मनरेगा, देखो मनरेगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई वर्तमान समय में। जब प्रवासी श्रमिक लौट के घर आ रहे थे, वैसे कंडीशन में उसको जॉब की आवश्यकता थी, तो मनरेगा के तहत उसे जॉब देने का कोशिश किया गया। एक बार इसको भी देख सकते हैं, चीनी उद्योग को सरकार से न्यूनतम बिक्री मूल्य में जल्द बढ़ोतरी की आस। और ये रिपोर्ट जो है हाल फिलहाल में आई है आरबीआई की, इस रिपोर्ट को भी जरूर जाकर के पढ़ें। पहली लहर के मुकाबले नुकसान कम, खतरा ज़्यादा, राइट। तो एक बार कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, एक बार खुद से ये पढ़ सकते हैं। देखो 1.41 लाख करोड़, अगर आप डाटा देख रहे हैं तो 1.41 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल माह में। मई में कितना होगा हम कह नहीं सकते, राइट। तो बहुत ही खराब कंडीशन होने वाली है यह कोरोना को लेकर के। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन को आप ढंग से पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप समझ सकते हैं। फरजात बी गैस ब्लॉक जो ईरान के नियंत्रण में है, फारस की खाड़ी में है, यह बेसिकली ईरान के नियंत्रण में है। तो यहाँ पे ओवीएल जो है, ओएनजीसी, ओवीएल, ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी का ही एक पार्ट है जो विदेश में जो भी खनन वगैरह होता है या जो भी तेल वगैरह को लेकर के काम करती है, यानी विदेश में ओएनजीसी का एक रूप है ओवीएल, राइट। 2002 से जो है भारत इसमें लगा हुआ था। भारत ने 11 अरब रुपए, 11 अरब डॉलर निवेश करने का प्रस्ताव भी दिया था ईरान को, लेकिन ईरान ने फाइनली इस गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया। इसके बैकग्राउंड में जाकर समझो, इसके बैकग्राउंड में जाकर के दो तीन बातें आपको समझना होगा। एक तो आपको ये समझना होगा कि ईरान न्यूक्लियर डील के कारण और ख़ास करके भारत पे जो अमेरिका ने दबाव बनाया था उसके कारण भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। वैसे कंडीशन में ईरान के साथ भारत के रिलेशन ख़राब हुए, ईरान के साथ भारत की रिलेशन ख़राब हुई और अमेरिका का ईरान पे प्रतिबंध था। ऐसे कंडीशन में ईरान को एक ही मसीहा मिला और वो मसीहा था चाइना। चाइना ने अगले 25 वर्ष में ईरान में 400 अरब डॉलर निवेश करने का प्रस्ताव दिया। 400 अरब डॉलर काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, पाकिस्तान की इतनी जीडीपी नहीं है, आप सोच सकते हो। तो इतना जो है इन्वेस्टमेंट करेगा चीन ईरान में, तो निश्चित तौर पे ईरान का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा, और ईरान का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा तो ईरान का झुकाव जो भारत की तरफ था वो कम हुआ। तो इसलिए धीरे धीरे भारत की कई परियोजना जो ईरान में संचालित हो रही है उससे ईरान भारत को बाहर कर रहा है, और ये भी उसी का एक रूप है। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका को भारत को ये मिल के बातचीत करना चाहिए, खास करके क्वाड देशों को मिल के बातचीत करना चाहिए। नीचे उस पर हम डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो अहंकार के नशे में चूर चीन, तो यहाँ पे एक न्यूज़ था, आप समझ सकते हो इसको। देखो ग्लोबल टाइम्स ने हाल फिलहाल में चीन को अमेरिका को धमकी दिया। ग्लोबल टाइम्स कौन है? ग्लोबल टाइम्स एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़पेपर है चाइना का, जो चाइना की सरकारी न्यूज़पेपर है। यानी ग्लोबल टाइम्स में अगर कुछ प्रकाशित होता है तो ये कहा जाता है कि वो चीन के सरकार का सोच है, चीन के सरकार का दृष्टिकोण है, चीन के सरकार का व्यू ऑफ पॉइंट है। तो इसमें जो है अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा गया कि वर्तमान में अगर अमेरिका के साथ चीन का युद्ध होता है तो चीन जीत जाएगा और अमेरिका हार जाएगा, राइट। और ऐसा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का सैनिक अभ्यास हो रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का सैनिक अभ्यास हो रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल हो गया, राइट।
तो इसको लेकर के खुली तौर पे चुनौती या खुली तौर पे धमकी दे दी आपको चीन ने अमेरिका को कि युद्ध होता है तो अमेरिका वर्तमान में हार जाएगा। अब आपको अगर ये एडिटोरियल पर होगे तो इसको बैकग्राउंड में जाकर के 2-3 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, क्वाड इंपॉर्टेंट है, क्वाड को लेकर के मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, मुझे समय नहीं मिल रहा है कि क्वाड पे मैं लेक्चर बना सकूं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं इस पर एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। ये आपको समझना होगा कि हमें किस तरह से संतुलित करना। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड, अगर ये न्यूज़ आप पढ़ोगे तो इसमें इसी पॉइंट को हाईलाइट किया गया कि चीन क्या कर रहा है कि चीन दक्षिणी चीन सागर में जितने भी देश हैं, दक्षिणी चीन सागर में काफ़ी देश हैं, जैसे फिलिस्तीन हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया और कई सारे देश हैं। पूर्वी चीन सागर में कुछ देश हैं जैसे जापान हो गया। तो दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर दोनों में चीन का विवाद है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के साथ विवाद है, दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के साथ विवाद है, और दक्षिणी चीन सागर पे दावा करता है कि ये पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर उसके क्षेत्राधिकार में आता है। अब मान लेते हैं कि भारत, मान लेते हैं अमेरिका, मान लेते हैं जापान, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे देश अगर चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेता, दक्षिणी चीन सागर में चीन के दावा को स्वीकार कर लेता, तो क्या होगा कि दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र से विश्व के लगभग आधा व्यापार होता है, विश्व का आधा व्यापार होता है दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र से। ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि वहाँ से अगर कोई शिप गुजरेगी, अमेरिका के मान लेते हैं कोई शिप गुजरेगी, भारत की कोई शिप गुजरेगी, जापान की कोई जहाज़ गुजरेगी, तो चाइना कह सकता है कि आप हमें टैक्स दें। तो इसलिए वर्तमान में अगर हम रोका नहीं गया चीन को, तो चीन अपने मनमानीपन पे उतर जाएगा और चीन को हो सकता है हमें टैक्स देना पड़े, या हो सकता है चीन कोई नई चीज़ें थोप दे, नए वसूल थोप दे, नए कोई नियम थोप दे। तो वर्तमान में जरूरी है कि क्वाड की आवश्यकता इसलिए है कि क्वाड मिल करके चीन को इनकाउंटर करे, क्वाड मिल करके चीन का प्रतिरोध करे। चीन जिस देशों पे सैंक्शन लगाता है, क्वाड के देश उन देशों की मदद करें। कई सारी अपेक्षा क्वाड से किया गया। मान लेते हैं कि चीन का झुकाव हो रहा है ईरान की तरफ, तो क्वाड को चाहिए कि क्वाड मिल करके ईरान के साथ काम करें। जिस देश के साथ चीन का सहयोग हो रहा है उसके साथ क्वाड को मिलकर काम करना चाहिए। जिस देश पे चीन सैंक्शन लगाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया पे चीन ने सैंक्शन लगा दिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को काम कराना चाहिए। अब देखो, इस तरह से इसी न्यूज़ में डिस्कस किया गया है कि कुछ कृत्रिम द्वीप बना चुका है चीन, दक्षिणी चीन सागर में कुछ कृत्रिम द्वीप बना चुका है और कृत्रिम द्वीप पे अपना सेना भी बसा चुका है। पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ चीन का विवाद है, खास करके सेनकाकू द्वीप, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट द्वीप है सेनकाकू द्वीप, जिसपे चीन और जापान दोनों दावा करता है कि ये उनका क्षेत्राधिकार है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो BRI योजना है, उसके द्वारा चीन क्या कर रहा है कि विश्व के देशों को ऋण दे रहा, अफ्रीका के कई देशों को चीन ने ऋण दिया है, कई देशों को ऋण दे रहा, और ऋण दे रहा है, ऋण चुका ना पाने की कंडीशन में डेब्ट ट्रैप कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, चाइना ने श्रीलंका को ऋण दिया, लोन दिया, श्रीलंका उस ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं था, तो ऐसे कंडीशन में चीन ने कहा कि एक काम करो कि आप अपना बंदरगाह हमें गिरवी रख दो। श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह चीन के पास लगभग 100 वर्ष के लिए गिरवी रखा गया है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका जो है ऋण चुकाने में सक्षम नहीं था, और यही पॉलिसी अफ्रीका के कई देशों के साथ चीन कर रहा है, यही पॉलिसी कई देशों के साथ चीन ऑलरेडी कर चुका है, राइट। तो इसे हमें रोकना होगा, और इसे रोकने के लिए क्वाड की मजबूती की आवश्यकता है। बहरहाल इसको खुद से पढ़ लेना। क्वाड के बारे में जब मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा तो इसको मैं डिस्कस कर दूंगा कि चीन को किस तरह से हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं, चीन को किस तरह से हम रोक सकते हैं। और एक बात याद रखो, चीन को अगर नहीं रोका गया तो पूरे विश्व के लिए चीन खतरनाक हो जाएगा। कोरोना महामारी के समय में पूरा विश्व देख रहा है कि चीन पूरे विश्व के लिए कोरोना महामारी लेकर आई, खतरनाक हो गया। चीन अगर कोरोना महामारी को नियंत्रित कर लेता, प्रबंधित कर लेता, और चीन एग्जैक्ट सूचना अगर विश्व को दे पाता, चीन एग्जैक्ट सूचना अगर WHO को दे पाता, तो आज कोरोना महामारी से विश्व में यह त्रासदी नहीं होता, भारत को ये झेलना नहीं पड़ता, अमेरिका को ये झेलना नहीं पड़ता। तो इसलिए चीन जो है विश्व के लिए खतरनाक है, और हमें इसे मिलकर रोकना पड़ेगा। क्वाड के देशों को ही इसे मिलकर रोकना पड़ेगा। बिचौलियों से मुक्त होने लगे किसान। देखो, यहाँ पे
इसको खुद से आप लोग पढ़ लेना, लेकिन इसका बेसिक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये न्यूज़ कह क्या रहा है। संसद के द्वारा 3 कृषि बिल पारित किया गया था। पहला किया गया था कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, राइट। इसको कहा गया एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म्स। एपीएमसी एक्ट में जब रिफॉर्म्स किया गया था तो कई सारे किसानों ने आरोप लगाया था, कई सारे किसानों का आरोप था कि सरकार जो है मंडी को समाप्त करना चाहती है, सरकार एमएसपी को समाप्त करना चाहती है। और इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सबसे अधिक एमएसपी जो है इस वर्ष सरकार ने दिया। मंडी का बहुत अच्छा यूज हुआ इस वर्ष सरकारी खरीद में। जो सरकार ने खरीदी है गेहूँ या धान वगैरह जो भी खरीदी है वो काफ़ी अधिक सरकार ने खरीदी है, पहले की तुलना में काफ़ी अधिक खरीदा गया। तो निश्चित तौर पे सरकार ना तो मंडी समाप्त कर रही है, ना ही सरकार एमएसपी समाप्त कर रही है। वर्तमान में ये चीज़ हमें दिखा है। साथ ही साथ दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं किसान समझौता, और तीसरा है, एक सेकेंड, दूसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020, और तीसरा है मूल्य आश्वासन पे किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता 2020, इसे कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2020। तो ये 3 बेसिकली बिल सरकार लाई था। ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसान का जो आरोप था कि सरकार एमएसपी समाप्त कर रही है और सरकार मंडी समाप्त कर रही है, उसी को लेकर के एडिटोरियल दिखा हुआ है। तो इसको खुद से पढ़ लेना। बेसिक पॉइंट इसमें यही दिया हुआ है कि पहले से काफ़ी अधिक सरकारी खरीद हुई है, मंडी समाप्त नहीं हो रहा है, एमएसपी कोई समाप्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है गलत इन्फॉर्मेशन किसानों के बीच में फैलाया गया था। इसको भी एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार खुद से पढ़ लेना आप लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लगातार हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिप्स समझौता में जो है पेटेंट रूल है कोरोना वायरस के लिए, उस कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए उस पेटेंट रूल को समाप्त किया जाए। इसको लेकर के भारत प्रतिबद्ध है, इसको लेकर के दक्षिण अफ्रीका के देश प्रतिबद्ध हैं, और अमेरिका वर्तमान में इस मुहिम से जुड़ गया है। चाइना भी मैं देख रहा हूँ इस मुहिम से जुड़ रहा है। बच गए यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ये देश अगर सहमत हो जाएंगे तो कोरोना की वैक्सीन पेटेंट फ्री हो जाएगी। अगर पेटेंट फ्री हो गई तो विश्व के देशों को आसानी से ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। अफ्रीका के गरीब से गरीब देशों में ये वैक्सीन लग पाएगी। कोरोना किसी एक राज्य में भी, किसी एक देश में भी पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। ग्लोबलाइजेशन के दौर पे आप किसी देश को नहीं रोक सकते हैं दूसरे देश ट्रेवल करने से। तो इसलिए पूरे विश्व में वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है, और वैक्सीनेशन के लिए हमें चाहिए कि कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री किया जाए। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है, ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है इसमें। एक बार इसको भी पढ़ लेना आप लोग। गाजा पट्टी पे फिर गरजे इजरायली विमान, और तालिबान के हाथों मारे जा रहे हैं विदेशी सेनाओं के अफगानी सहायक। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों पे सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, दोनों पे डिस्कस वहीं पे करेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। मिस यूनिवर्स 2020 जो बनी है वो मेक्सिको की एंड्रिया मेजा बनी है। आई रिपीट, मेक्सिको की एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स 2020 बनी है। चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, हमारे पास क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च होगा। यह प्रस्ताव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो सबसे पहले ये समझो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले 2 शिक्षा नीति आई थी। एक आई थी 1966 में और एक आई थी 1986 में। तो 1966 में जो पहली शिक्षा नीति आई थी ये कोठारी समिति के रिकमेंडेशन पे आई थी, और कोठारी समिति ही ने कहा था कि जीडीपी का 6% हमें एजुकेशन पे खर्च करने की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और ये जो शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, ये आई है के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पे। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि सबसे पहले किस समिति ने प्रस्ताव दिया था कि जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए एजुकेशन पे? तो ये ऑप्शन ए सही है, कोठारी समिति। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।